जय श्री राधे फ्रेंड्स। यह खुशबूदार परफ्यूम, जिस्म की यह सौंधी सी महक और यह मजबूत ग्रिप इस दुनिया में सबसे बेस्ट थी। जहां पर अयाना को हमेशा ही ऐसा लगता था कि वह सारी दुनिया से सेफ है। अपने चेहरे को अयाना के कंधे पर रखते हुए कबीर ने धीमी सी आवाज में कहा, अब तक सोई नहीं? अयाना ने जवाब दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी बाहों में आए बिना मुझे नींद नहीं आती। इतनी देर कहाँ लगाती तुमने? कबीर ने कहा, बस थोड़ा इम्पोर्टेंट काम निपटाने गया था। यह बोलकर वह थोड़ा और करीब आ गया और अयाना को अपनी बाहों में कस लिया। उसके बाद अपने चेहरे को उसके खुले बालों में घुसाकर उसके बालों से आ रही अमेजिंग सी खुशबू को सांसों में उतारते हुए बड़ी मदहोशी भरी आवाज में कहा, बेबी आई वॉन्ट यू। अयाना के गाल लाल हो गए। उसने इतनी मदहोश भरी आवाज में कहा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, नहीं, आज नहीं। कबीर ने एकदम से बालों से अपना चेहरा निकाला और मुंह बनाते हुए धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन क्यों? अयाना ने कहा, बस नहीं तो नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। कबीर ने उसे अपनी तरफ पलटा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। चांद की रोशनी में अयाना का चेहरा आज भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। अयाना आंखों में अम्यूजमेंट के साथ उसे बस देखती रही। इतनी उम्र होने के बाद भी इस आदमी की खूबसूरती में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कमाल है। इसे और आरुष को अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए ना, तो डेफिनेटली दोनों बाप बेटे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि कबीर कौन सा है और आरुष कौन सा। कबीर ने अयाना को करीब करते हुए कहा, मूड बनाने के लिए मैं हूं ना, लीव इट ऑन मी बेबी। अयाना मुस्कुराकर अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए बोली, आज लेकिन आज मेरा मन कुछ और करने का है। यह बात तो रोज ही चलती है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुम इन सब के बाद सो जाते हो और आज मैं तुमसे बस बातें करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी सो जाओ। कबीर अपने होठों को दांतों के नीचे दबाकर कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने मन को मार लेता हूँ। आज तुम्हारे मन की करते हैं, बताओ क्या बातें करनी है तुम्हें मुझसे? अयाना ने कहा, कुछ भी, प्यार भरी बातें, अतीत से जुड़ी हुई। उसके बाद कबीर उसे लेकर बालकनी में लगे हुए काउच पर बैठ जाता है और अयाना को अपनी गोद में बिठा लेता है। अयाना कबीर के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी और दोनों आसमान में चांद की तरफ फेस करके लेट जाते हैं। कबीर अयाना की कमर पर पकड़े हुए था, धीरे से उसके हाथों को सहला रहा था। अयाना कबीर से बोली, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना कबीर, देखते ही देखते हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम बूढ़े हो गए। इस बात पर कबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या ये बातें करनी थी तुम्हें? किसने कहा कि हम बूढ़े हो गए? पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ना तुम। क्या इतने सालों में तुम्हें कभी भी मेरी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नजर आया जो तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो? अयाना हल्का सा हंस देती है। तुम भी ना कबीर, कभी नहीं सुधर सकते, ठरकी डेविल। उसके बाद वह कबीर से बोली, कितना अच्छा लगता है ना सारी फैमिली के साथ वक्त गुजारना। जब तुम अकेले रहते हो तो यह अकेलापन तुम्हें खाता नहीं था। कबीर ने जवाब दिया, लेकिन इसलिए तो तुम्हें उठाकर लाया था। अयाना हंसने लगती है और फिर कहती है, क्या दिन थे वह, है ना? अयाना खड़ी होकर कबीर को फेस करती है और फिर कहती है, जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तुमसे इतनी नफरत की थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर उसे करीब करते हुए बोला और अब अयाना के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कबीर की आंखों में जलती हुई डिजायर को देखा, उसने कहा, अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आई लव यू कबीर। अयाना कबीर के करीब आकर उसे हक करती है। कबीर मुस्कुराकर प्यार से उसकी पीठ को सहलाता है। फिर अयाना की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ जाती है जब वह कहती है, शुभी और अगस्त के बारे में जब सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कबीर चुपचाप लेटा रहा, चेहरे पर बिना किसी इमोशन के, बस खामोश। अयाना ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर उन दोनों की बेटियां उनसे अलग नहीं हुई होती तो आज उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती, है ना? मैंने हमेशा से ही देखा है कि अगस्त और सुबी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दे वर नो एज पावर कपल। लेकिन अब देखो क्या हो गया। अयाना के बालों को अपनी उंगलियों में थोड़ा सुलझाते हुए कबीर ने चेहरे पर कोई ज्यादा भाव ना लेते हुए कहा, जो हुआ वो सही नहीं था, पर मुझे नहीं लगता कि अगस्त की इसमें कोई गलती थी। जिंदगी में पहली बार मुझे उसके लिए किसी चीज को लेकर बहुत बुरा लग रहा है। अगर उसकी जगह
मैं होता तो वही करता जो उसने किया। अयाना सिर उठाकर कबीर की आंखों में देखती है। कबीर अयाना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, मेरे लिए तुम सबसे पहले हो, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे मेरे लिए सिर्फ तुमसे हैं। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं। अगर उन सब में से और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेझिझक मैं तुम्हें ही चुनूंगा। कबीर की बात सुनकर अयाना की आंखों में कॉम्प्लिकेशन से इमोशन छलकने लगते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सचमुच कबीर के लिए दुनिया में सबसे ऊपर सिर्फ वही है, उसके अपने बच्चों से भी ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर। अयाना कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह जिंदगी में कभी किसी से के लिए इतनी खास हो सकती है। कबीर का प्यार उसके लिए इतना गहरा और इंटेंस है जिसका वह आज तक अंदाजा नहीं लगा पाई। उसकी गहराइयों को वह आज तक माप नहीं पाई। अगले दिन सुबह एक बाइक सेंट्रल जेल के सामने आकर रुकती है। उस बाइक के ऊपर शिवा और ओझल बैठे हुए थे। बाइक को वाहन पार्क करने के बाद शिवा अपना हेलमेट उतारती है और हमेशा की तरह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी कठोर, आंखों में कोल्डनेस और बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसका चेहरा बेशक बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा ही ठंडी रहती थी। चेहरे पर वह कोई भाव नहीं रखती थी। उसके एक्सप्रेशन हमेशा ही गंभीर रहते थे। लेकिन इस सेंट्रल जेल को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में एक गुस्से और नफरत से भरी चमक आ गई, साथ में कुछ अलग और अजीब से जज्बात थे। जबकि ओझल ने जब इस सेंट्रल जेल को देखा तो उसकी आंखों में जैसे आंसू भर आए। दिल जोर से धड़कने लगा। दोनों बाइक से नीचे उतरे और शिवा बाइक से अपनी पीठ लगाकर खड़ी हो गई। हाथों को छाती पर क्रॉस करके पैरों को भी क्रॉस कर लिया और रिलैक्सिंग पोजीशन में ऐसे खड़ी हो गई जैसे वह यहाँ से अंदर नहीं जाने वाली। उसके जेस्चर को देखकर साफ लग रहा था कि वह सिर्फ उसे यहाँ तक लेकर आई है, उसके बाद अंदर नहीं जाएगी। ओझल ने शिवा को देखा और कहा, चलो चलो ना शिवा, प्लीज इस बार तो चलो। शिवा ने अनोइंग फेस बनाकर आंखों को दूसरी तरफ करते हुए कहा, तू ही मिल ले उससे, अपन को उसका थोपड़ा देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओझल जानती थी कि शिवा को यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जितनी बार भी वो इसे यहाँ पर लेके आई है, सिर्फ ओझल के जबरदस्ती और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद ही आई है। उसके बावजूद भी सिवा कभी उसके साथ अंदर नहीं गई। इस बार बात अलग थी। इस बार ओझल चाहती थी कि वह उसके साथ अंदर जाए। हो सकता है उनके साथ यह उसकी आखिरी मीटिंग हो। क्या पता दोबारा यहाँ आने के लिए वह जिंदा बचे या ना बचे। ओझल ने शिवा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें मेरी कसम है, सिर्फ यह आखिरी बार मेरे साथ अंदर चलो। उसके बाद ना मैं तुम्हें दोबारा यहाँ आने को कहूंगी और ना ही अंदर जाने के लिए, मैं वादा करती हूँ। ओझल की बात सुनकर शिवा उसकी तरफ देखती है। वैसे तो उसके चेहरे पर अनोइंग भाव थे, पर जिस तरह से ओझल उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भरी नजरों से देख रही थी, उसने गहरी सांस लेकर वह हल्का सा सर हिला दिया और ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके इस जेस्चर से पता चला कि वह शायद उसके साथ अंदर जाने के लिए तैयार है। यह देखकर ओझल के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जेल के दरवाजे पर डंडे से मारने की आवाज से जेल में बैठा हुआ कैदी अचानक दरवाजे की तरफ देखता है। वह अंधेरे में बैठा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा बिल्कुल ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जेलर ने उस आदमी से कहा, चलो कोई विजिटर आया है तुमसे मिलने के लिए। यह बोलकर जेलर वहां से चला गया। यह सुनकर वह आदमी जो कि चुपचाप खामोशी से अंधेरे में बैठा हुआ था, उसकी आंखें हल्की सी डार्क हो गई। अजीब से इमोशन उसकी आंखों में छलकने लगे। वह आदमी खड़ा हुआ और उसके बाद उस एक मीटिंग रूम में लाया गया। दो हवलदार उस आदमी के साथ थे। उस आदमी की उम्र काफी ज्यादा लग रही थी, शायद कोई बुजुर्ग आदमी था। वह कोई और नहीं, ओझल का पिता था। ओझल और शिवा चुपचाप मीटिंग रूम में खड़ी हुई थी। ओझल डेस्परेट होकर उनके आने का इंतजार कर रही थी और शिवा चुपचाप दीवार से पीठ लगाकर हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ी हुई थी। उन दोनों ने पलटकर देखा कि वह आदमी मीटिंग रूम में लाया जा चुका है। ओझल ने जब अपने पिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब से इमोशन से जैसे चमक गई और अपने आप ही नम हो गई। वह भागकर अपने पिता के पास आई और बाहों को फैलाकर उसे गले लगाने के लिए, लेकिन उसके पिता का चेहरा जो पत्थर की तरह कठोर था, आंखें डार्क थी। उस आदमी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे वहीं पर रुक जाने का इशारा किया। ओझल के कदम वहीं पर रुक गए। आंखों की चमक एकदम सफेद सी पड़ गई और होठों की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। शिवा चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। उस आदमी ने ओझल से कहा, तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, क्यों आई हो यहाँ पर? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। ओझल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। ओझल के पिता ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने में या तुम्हारी शक्ल देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम जब भी आती हो
मैं तुमसे कहता हूँ कि दोबारा मत आना, उसके बाद भी मुँह उठाकर तुम चली आती हो। आखिर क्यों? तुम मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगी ना? ओझल का दिल यह बातें सुनकर टूट गया। वह हमेशा अपने पिता को यहाँ विजिट करने आई थी, लेकिन उसके पिता का यह बिहेव हमेशा उसका दिल तोड़ देता था। ओझल के पिता आनंद शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई थी। ओझल जानती थी कि अपने पिता के साथ यह उसकी आखिरी मुलाकात है, इसलिए वह अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाई। भागकर उसने अपने पिता को पीछे से जोर से गले लगा लिया, उसकी पीठ को जोर से हक करके हाथों को सीने पर लपेट लिया। अचानक ओझल की हरकत से आनंद हैरान रह गया। वह अपनी जगह पर जैसे बर्फ की तरह जम गया। ओझल ने अपने पिता को जोर से हक करते हुए कहा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिले बिना मुझे रहा नहीं गया। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ सेकंड तक उसने अपने पिता की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। ओझल अपने पिता से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हो और मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। इसलिए इस उम्मीद से आती हूँ कि काश किसी दिन आप मुझे प्यार से पुकारेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हैं। मैं आपके प्यार के लिए बहुत तरस चुकी हूँ। ओझल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ओझल ने अपनी ग्रिप को टाइट करते हुए कहा, आपके अलावा और शिवा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। आप मुझे क्यों अपने आप से दूर करते हैं? मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाना नहीं चाहते। एक बार मुझसे कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। एक बार बेटा कह दीजिए, जैसे आप तब कहते थे जब माँ थी। ओझल का दिल दर्द करने लगता है। शिवा चुपचाप खड़ी थी, सब कुछ देख रही थी। वह अभी भी दीवार से लगी हुई थी, हाथों को छाती पर क्रॉस करके खड़ी हुई सब देख रही थी। ओझल का दिल तड़प रहा था। उसकी ग्रिप काफी मजबूत थी, लेकिन आनंद ने उसकी ग्रिप को हाथों से पकड़कर उसे एकदम से पीछे की तरफ धकेल दिया। ओझल संभाल नहीं पाई और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शिवा सीधी खड़ी हो गई और हाथों को अनफोल्ड किया। उसकी मुठ्ठियां कस गई और आंखें डार्क हो गई, पर वह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हुई थी। आनंद ओझल की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम मनहूस हो, जब से हमारी जिंदगी में आई हो सब खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और बेटा, तुम मेरी बेटी ना कभी थी, ना हो और ना ही कभी हो सकती हो। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर दोबारा तुम मुझसे मिलने आई तो मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी कोई बीवी बच्चे नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेला हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम जैसी मनोज लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। ओझल ने आंखों को बंद कर लिया और आंसू टपक गए। इतने सालों में उसे अपने पिता से सिर्फ यही तिरस्कार मिला है। हर बार वह इस उम्मीद में आती है कि काश इस बार कुछ अलग हो, लेकिन हर बार यही होता है। शिवा का दिमाग खराब हो गया। वह एकदम से चलकर आई और उस आनंद के कॉलर को पकड़कर झटकते हुए कहा, ए बुड्ढे, औकात में रहकर बात कर, समझा, वरना यहीं फोड़ देगी तुझे। उसने उसे इतना जोर से पटका कि दोनों हवलदार तुरंत एक्शन में आ गए और शिवा को आनंद से अलग करते हुए कहा, मैडम अपने होश में रहिए, ये सेंट्रल जेल है। शिवा गुस्से में आनंद को देख रही थी। आनंद चुपचाप खड़ा हुआ था। ओझल जमीन से खड़ी होकर बोली, ठीक है पापा, आप यह चाहते हैं ना कि आज के बाद मैं आपके सामने ना आऊं? मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आप मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेंगे। गुड बाय। यह बोलकर ओझल वहां से चली गई। शिवा गुस्से में जाने लगती है कि तभी आनंद की आवाज से उसे उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। शिवा शिवा रुक गई और पलटकर आनंद की तरफ देखा। आनंद ने शिवा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग ही था, हल्की सी नरमी। उसने शिवा से कहा, उसे दोबारा यहाँ लेकर मत आना। शिवा अपने दांत पीसती हुई वहां से चली गई। ओझल रोती हुई बाहर पहुंचती है और बाइक के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल में बड़ा दर्द था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह एक आखिरी बार अपने पिता से मिलने आई थी। कम से कम इस बार तो वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देते, इस बार उसे बेटा कहकर पुकार देते। लेकिन नहीं, इस बार भी वही दर्द, वही नफरत, वही सब कुछ एकदम वैसा जैसे पहले होता था। इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला। सिवा बाइक के पास आकर ओझल से बोली, अपन ने मना किया था ना तेरे को यहाँ पे आने से, पर तू सुनती हिच कहाँ है? अब तसल्ली हो गई तुझको? वह बुढ़ा कभी नहीं बदलेगा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए ओझल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस उनसे आखिरी बार मिलना चाहती थी। थैंक यू शिवा, मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए। शिवा अपनी एब्रो सिकोड़ कर बोली, ये तो बार आखिरी बार क्या बोल रही है? मेरे को पता है तू फिर से इधर आने के लिए मरेगी। अच्छी तरह से जानता है मैं तुझे। ओझल ने ना में सर हिलाया और कहा, इस बार नहीं होगा शिवा। गहरी सांस लेकर बोली, देख लेंगे। वह हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठी। ओझल बाइक पर बैठकर एक आखिरी बार सेंट्रल जेल को देखती है और फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ आनंद को फिर से वापस उसकी जगह पर लाया जाता है। उसे बाकी सभी कैदियों के पास जेल में डाल दिया जाता है और फिर दरवाज़ा बंद करके जेलर वहाँ से चला जाता है। आस-पास बहुत सी जेलें थीं, जहाँ बहुत से कैदी थे लेकिन जिस कैद खाने में वह था उसके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। वह आदमी चलकर आनंद के पास आया और बैठ गया। आनंद चुपचाप ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसकी आँखों में एक अजीब-सा दर्द, एक अजीब-सी तड़प। वह आदमी आनंद के बगल में बैठते हुए बोला, "फिर से तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आई थी ना?" आनंद ने हाँ में सर हिला दिया। वह आदमी बोला, "और क्या, इस बार भी तुमने उसे ऐसे ही भगा दिया और कहा कि दोबारा लौटकर ना आए? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कैसे पिता हो? तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती है और तुम उसे अपने आप से ऐसे दूर करते हो जैसे वह कोई बीमारी हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोस्त? तुम नसीब वाले हो कि तुम्हारा हाल-चाल पूछने के लिए बाहर की दुनिया से कोई तो है, आता है।" यह सुनकर आनंद के होठों पर कड़वी-सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, "बीमारी वह नहीं है, बीमारी मैं हूँ, इसलिए उसे बस अपने आप से दूर करता हूँ। वह तो एक एंजल है, एक एंजल, ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरी सबसे प्यारी बच्ची।" यह सुनकर बगल में बैठा आदमी हैरानी से बोला, "यह क्या बोल रहे हो तुम दोस्त? अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो फिर वह जब भी तुमसे मिलने आती है तुम इतने बुरे तरीके से उसे भगा क्यों देते हो? इतनी नफ़रत क्यों करते हो उससे?" आनंद ने एक दर्द भरी टूटी-सी आवाज़ में कहा, "क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह मुझसे मिलने बार-बार यहाँ आती रहे। मुझे उम्र कैद हुई है, मैं यहाँ से कभी निकल नहीं सकता। वह बेचारी छोटी-सी बच्ची, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, सुकून से जिए। मैंने उसे दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। अब हर वक़्त मेरे दिल से बस उसके लिए आशीर्वाद ही निकलता है कि उसकी लंबी उम्र हो, जो खुशियों से भरा हो। उसका एक परिवार हो जिससे उसे इतना प्यार मिले कि वह मुझे भूल जाए, लेकिन अगर वह मुझसे जुड़ी रही तो कौन मेरी बेटी का हाथ थामेगा, कौन अपनाएगा उसे? इसलिए उसे अपने आप से दूर करता रहता हूँ। लेकिन जब भी उसका चेहरा देखता हूँ तो मन करता है कि बस गले लगा लूँ।" आनंद की बात सुनकर उसके बगल में बैठे हुए आदमी को समझ नहीं आया कि वह कैसा महसूस करे। उसने आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "दोस्त, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखकर कभी एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुम इतने खतरनाक हो, कि इतने सारे लोगों का तुमने खून कर दिया। मैंने आज तक कभी पूछने की हिम्मत नहीं करी, पर मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ तक आखिर यहाँ तक आए कैसे? अपनी बेटी को पीछे छोड़कर तुम इतना बड़ा क्राइम कैसे कर दिया तुमने?" आनंद अपने सर को दीवार से लगाकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, "एक बार की बात है, मैं और मेरी बीवी शादी करके बहुत खुश थे। मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, नौकरी पर जाता था, बीवी घर सँभालती थी। दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम बहुत खुश थे। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस एक संतान नहीं थी हमारी। उसी की कमी थी। मेरी बीवी भगवान से बहुत मनाती थी। वह बार-बार मुझे लेकर मंदिर जाती थी, प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और हमारी झोली में ओझल को डाल दिया, हमारी बेटी को। हमें एक लावारिस बच्चा मिला। पास कहीं जंगल से बहुत तेज़ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी बीवी से रुका नहीं गया और वह मुझे लेकर जंगल में चली गई। हम दोनों ने आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक छोटी-सी बच्ची पेड़ की झाड़ी में अटकी हुई है, घायल हो चुकी है, बुरी तरह से रो रही है। मेरी बीवी ने तुरंत उसे झाड़ियों से बाहर निकाला, देखा तो एक प्यारी-सी बच्ची टुकुर-टुकुर बस उसे निहार रही थी, हमें देख रही थी। हमें उस भगवान का आशीर्वाद समझकर घर ले आए। हमने ओझल को बहुत प्यार किया क्योंकि वह हमारी इकलौती जीने का सहारा बन गई थी। उसने हम दोनों को माता-पिता बना दिया और एक बच्चे का सुख क्या होता है यह एहसास करवाया, जिसके लिए मेरी बीवी और मैं दिन-रात बस तड़पते रहे। हमने ओझल पर बहुत प्यार लुटाया, बहुत प्यार किया उससे। फिर एक दिन मेरी बीवी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। खुशी से जैसे हम दोनों पागल ही हो गए। हमारी झोली में इतनी सारी खुशियाँ हो गई कि हमसे सँभाला नहीं जा रहा था। फिर एक दिन जब वह 8 महीने की गर्भवती थी तो मार्केट से ओझल के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ते में ओझल गलती से सड़क के बीच में चली गई, जहाँ एक गाड़ी से उसे टक्कर मारने वाली थी। उसे बचाने के चक्कर में मेरी बेबी खुद बीच में आ गई। उसे तो बचा लिया लेकिन मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। उसके चले जाने के बाद मैं पागल सा हो गया, दिन-रात शराब पीता, नौकरी छूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे हाथ-पैर काट दिए, मैं लाचार हो गया। किसी ने मेरी साँसें छीन ली मुझसे। मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसके चले जाने के बाद ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी। पता नहीं कब मैं अपनी बीवी और होने वाले बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार मासूम सी बच्ची को मारने लगा, जो सिर्फ़ 7 साल की थी।
मैं उस बच्ची को दर्द देता रहा, उसे पीटता रहा, अपना गुस्सा उस बेचारी मासूम पर निकालता रहा। फिर वह मुझे खाना खिलाती रही, मेरे पैर दबाती थी। बोलते-बोलते आनंद का गला भर आता है। आँखों से आँसू लगातार टपकने लगते हैं, पर हिम्मत करके वह बोलना जारी रखता है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत भयानक था। आनंद के बगल में बैठे आदमी ने कहा, "ऐसा क्या हुआ?" आनंद को सेकंड भर के लिए जैसे चुप हो गया और उस भयानक रात के बारे में सोचकर उसकी आँखों में एक गहरा दर्द, एक गिल्ट, खुद के लिए नफ़रत सी होने लगी। उसने कहा, "मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मैं इतना ज़्यादा नशे में था, किसी चीज़ का होश नहीं था। हम लोग जुआ खेल रहे थे। मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने अपने दोस्त को बेच दिया। वह दोस्त नहीं थे, वह हरामी थे, वह कुत्ते थे। जब कुछ भी बाकी नहीं रह गया तो एक ही नज़र मेरी मासूम बच्ची पर पड़ी। उन्होंने कहा कि एक आखिरी बाजी खेलते हैं। अगर मैं जीत गया तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, हार गया तो वह मेरी बेटी को ले जाएँगे। मैं इतना कमीना था कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर से इतने नशे में था कि किसी चीज़ का होश भी नहीं था। उस रात में वह आखिरी बाजी भी हार गया और वह लोग मेरी बेटी को लेकर वहां से चले गए। मैं नशे में धुत पड़ा रहा, वो चिल्लाती रही, चीखती रही, पर वह लोग उसे घर ले गए। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सामने दारू की बोतल, ताश के पत्ते, बहुत कुछ बिखरा हुआ देखा, जिसे देखकर मुझे तुरंत याद आया कि मैं तो रात को क्या कर दिया, सब कुछ बेच दिया और मेरा दिल, मेरी धड़कन उसी वक्त बंद हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी अपनी बेटी को बेच दिया और वो लोग उसे ले गए। जब मुझे महसूस हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे मैं मर गया, मेरे अंदर की आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर निकल गई। ये सब बताते-बताते अचानक आनंद की आवाज़ काँपने लगी, शरीर हल्का-सा काँपने लगा। बगल में बैठा हुआ आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आनंद ने एक गहरी सांस लेकर बात बताना जारी रखा, अपनी बेटी की चिंता और उसके साथ उन लोगों ने क्या किया होगा। इस डर से मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और भागता हुआ घर से गया अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। पर जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। आनंद की बात सुनकर बगल में बैठा आदमी कंफ्यूज और हैरान होकर बोला, भाई ऐसा क्या देख लिया तुमने? क्या उन्होंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया था? आनंद ने ना में सर हिलाया और कहा, जिंदगी में बस एक इसी चीज के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जब मैं बाहर निकला तो देखा मेरी बेटी वहां पर खड़ी हुई थी, तेज बारिश में भीग रही थी और उसके बगल में कुछ साल बड़ी एक लड़की और खड़ी थी। अपनी बेटी को देखकर मेरा दिल पिघल गया, लेकिन जब मैंने उस दूसरी लड़की के हाथ में एक बड़ा सा दरात देखा तो मेरी धड़कन ही रुक गई। वह दरात खून से सना हुआ था, उसके ऊपर से खून टपक रहा था। वह मेरी बेटी के फटे हुए कपड़े और उसके दरात से टपकते खून को देखकर मैं काफी हद तक समझ गया था कि क्या हुआ होगा। उस दिन अगर उस लड़की ने मेरी बेटी को उन दरिंदों से नहीं बचाया होता तो पता नहीं वह क्या करते उसके साथ, मासूम बच्ची के साथ। कदर वह तो इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने यह तक नहीं देखा कि ओजल कितनी छोटी बच्ची है। आनंद के बगल में बैठा हुआ आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। आनंद की बातों से वह चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो बहुत हैरान भी हो रहा था। आनंद उस लम्हे को याद करता है। आनंद बारिश में भीग रहा था, उसके सामने ओजल खड़ी थी। बगल में जिसके हाथ में खून से सना हुआ हथियार था, वह कोई और नहीं, शिवा थी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा डार्क एक्सप्रेशन थे। उसने ओजल के एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। ओजल भीग रही थी और सिवा की गुस्से से भरी आंखें इस वक्त आनंद के ऊपर टिकी हुई थी। हिम्मत करके आनंद आगे आया। उसकी सांसें तो उसके हलक में अटकी हुई थी। हथियार को देखकर उसने शिवा की आंखों में देखा। शिवा, जिसकी आंखों में कोई दया भाव नजर नहीं आ रहा था, सामने खड़े उस आदमी के लिए बड़ी नफरत नजर आ रही थी। उसने कहा, अपनी बेटी को बेचते हुए शर्म नहीं आई तुझे? जानता भी है कि क्या कर सकते थे वह लोग इसके साथ? मैंने सबको खत्म कर दिया। इसकी बात सुनकर आनंद की आंखें बड़ी हो गई, वह घुटनों पर गिर गया और दिल तो जैसे धड़कना बंद हो गया। इतने सारे लोगों को इस लड़की ने मार दिया। हाथ में पड़े हथियार को देखकर उसका गला मानो सूख गया। ओझल भागते हुए अपने पापा के पास आई और जोर से गले लग गई। पापा, वह लोग बहुत गंदे हैं, दीदी ने मुझे उन सबको मार डाला, वो बहुत गंदे थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। वह सुबक सुबक कर रो रही थी। अपनी बेटी की बातें सुनकर आनंद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अंदर से मर चुका है। उसने ओझल के कंधों को पकड़कर उसे पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिंदगी में कभी भी कोई भी तुमसे यह पूछे कि वह लोग कैसे मर गए थे तो तुम्हें सिर्फ यही एक बात कहनी है कि उन्हें मैंने मारा था। ओझल बच्ची थी,
उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर शिवा थोड़ी बड़ी थी, उसे थोड़ी अक्ल थी। बारिश रुक गई थी, आनंद चलकर आया और शिवा के हाथ में पड़े हुए हथियार को फिंगरप्रिंट साफ करके अपने हाथ में पकड़ लिया। शिवा आईब्रोज को सिकोड़ लेती है। आनंद शिवा की आंखों में देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ओझल की जिम्मेदारी आज के बाद तुम्हारी है। पुलिस को जब मर्डर के बारे में पता चला तो वह लोग आनंद को गिरफ्तार करके ले गए और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसे वह आज तक काट रहा है। आनंद की बात सुनने के बाद उसके बगल में बैठा आदमी हैरानी से शॉक होकर बोला, इसका मतलब जिन मर्डर्स के इल्जाम में तुम यहाँ बैठे हो वह तुमने किए ही नहीं। आनंद उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है, जिंदगी भर मुझे बस इसी बात का अफसोस रहेगा कि मैंने उन लोगों को अपने हाथों से खत्म क्यों नहीं किया। वह लोग दरिंदे थे, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है उनके खून का इल्जाम अपने सर पर लेने का। सिर्फ उम्र कैद ही है। कोर्ट ने मुझे जो गुनाह के मुकाबले बहुत कम सजा दी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फांसी देते वह लोग, मार डालते जान से। मुझ जैसा घटिया आदमी इसी के लायक है। उस आदमी ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे तुम वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। इल्जाम अपने सर लेकर तुमने अपने गुनाह ऊपर वाले से माफ करवा लिए। आनंद एक गहरी सांस लेकर आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाला भी मुझे सदियों तक नर्क में सजा दे, उसके लिए भी तैयार हूँ। पर दुख तो इस बात का है कि मरने के बाद मैं अपनी बीवी को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वह एक बहुत अच्छी औरत थी। जरूर स्वर्ग में गई होगी, जहां मैं कभी नहीं जा सकता। अब तो बस अपनी आखिरी सांस तक ऊपर वाले से एक ही दुआ करता हूँ कि मेरी ओजल को एक सुकून और प्यार से भरी जिंदगी दे। हॉल की लाइट्स हल्की थी, लेकिन खेलने वाले स्पेस को स्पॉटलाइट की तरह रोशन करके रखा था। एयर कंडीशन, साउंड प्रूफ स्कैश रूम के अंदर दीवारों से बॉल टकराने की आवाज बार बार गूंज रही थी। आरुष ने ब्लैक शॉर्ट्स और डार्क ग्रीन स्पोर्ट्स टी शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में स्लिक ग्रिप वाली स्क्वैश रैकेट थी। माथे पर हल्का पसीना और आंखों में कंपटीशन का फोकस। दूसरी ओर उधर ब्लू ट्रैक पैंट्स और वाइट टी शर्ट में कूल लेकिन अलर्ट लग रहा था। अपनी कलाई को हल्का सा चटकाते हुए आरुष बिल्कुल तैयार था। उसके उसने अधीर से कहा, बाय द वे आजकल बीजी कहाँ रहते हो, तुम दिखाई नहीं देते। अधीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें तो पता ही है मुझे कभी भी कोई भी काम मिल जाता है। ज्यादातर तो अपने काम के लिए मुझे अंडरग्राउंड ही रहना पड़ता है, इसलिए तो मैं मिस्टर डोगरा की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया। आरुष ने पहली हिट मारी, बॉल सीधी दीवार से जाकर टकराई और तेजी से पीछे लौटी। अधीर ने बिना देर किए उसे रिटर्न किया। दोनों के बीच हिट्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जैसे टाइम थम गया हो। बॉल दीवार से टकराती, घूमती, नीचे गिरने से पहले ही कोई ना कोई उसे वापस भेज देता। पॉप पॉप क्या ही करते तुम वहां पर जाकर। बहुत बोरिंग पार्टी थी, इससे अच्छा तो हम क्लब के मजे कर लेते हैं, आरुष ने हिट करते हुए कहा। उसका हिट बैक करते हुए अधीर ने जवाब दिया, तो क्या तुम नहीं गए थे अंकल की पार्टी में। आरुष एक शॉट में थोड़ा स्लाइड किया, लेकिन बैलेंस संभालते हुए बॉल को फिर से हिट किया। नाइस शॉट, अधीर चिल्लाया, लेकिन अगले ही सेकंड बॉल उसकी साइड से निकल गई। पॉइंट, आरुष ने रैकेट घुमाते हुए कहा। फाइनली दोनों बाहर निकल रहे थे। रैकेट को वहीं पर रखने के बाद अपनी उंगलियों को आपस में चटकाते हुए आरुष ने कहा, मैं तो नहीं जाना चाहता था। मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा खासा प्लान चल रहा था यार, घर पर। और डैड ने ऐसे वक्त कॉल कर दिया ना कि वह बेचारी अब तक मुझे गालियां दे रही होगी। दोनों पास में लगे बेंच पर बैठ जाते हैं। पानी की बोतल को खोलते हुए अधीर हंसते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कैसा प्लान चल रहा होगा तुम्हारा। कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, ही इज योर फादर। अधीर गौतम का लड़का था। गौतम और नम्रता का बेटा, लगभग आरुष की ही उम्र का, वही 27-28 साल का। उसके फेशियल फीचर काफी हद तक गौतम से मिलते थे, जो उसे काफी हैंडसम और डैशिंग बना रहे थे। गौतम की तरह उसकी लंबी कड़कती और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी आंखें भी अपने पिता जैसी थी। आरुष ने अपनी पानी की बोतल पीते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे वहां पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। माई डैड ही ट्रिक मी। उन्होंने कहा कि मॉम को चोट लग गई है, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ वहां पर बुलाने का बहाना था। अधीर आरुष की तरफ देखकर बोला, तुम वहां सिद्धार्थ के लिए नहीं जाते ना, ताकि तुम्हें उसे फेस ना करना पड़े। सिद्धार्थ का नाम मेंशन होते ही आरुष की आंखें खोल
आंखों में कोल्डनेस वापस लौट आई। फिर से उसे कुछ ऐसा याद आया जिससे सिद्धार्थ के लिए उसकी नफरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अधीर यह चीज महसूस कर सकता था, तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने अपने फोन में देखते हुए कहा, चल भाई, इंपॉर्टेंट काम है, मैं चलता हूँ, शाम को क्लब में मिलते हैं। ऑलराइट। आरुष ने बस हल्का सा अपना सर हिला दिया। उसके बाद अधीर वहां से चला गया और कुछ सेकंड तक चुपचाप वहां पर बैठा रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने जैसे एक खूबसूरत सा चेहरा घूम गया। टिमटिमाती हुई आंखें, गुलाबी होठों को उधेड़ कर मोती जैसे चमकते हुए दांत, दुनिया की सबसे सुरीली म्यूजिक से गूंज रही हंसी की आवाज। अपनी आंखों को बंद करके उस चेहरे को इमेजिन कर आरुष के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पर तभी अचानक उसे तेज आवाज सुनाई दी। गाड़ी का रोड पर पलटना, एक जोरदार ब्लास्ट, खून। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन और सांसें दोनों ही बहुत हाई स्पीड पर हैं। अपने आप को नॉर्मल करते हुए वह बस स्टेशन में वहां से उठकर चला गया। रात के वक्त सिवा एक सड़क से गुजर रही थी। सड़क थोड़ी सी सुनसान लग रही थी। वह फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ते हुए बोली, देख, तेरे को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अपन लोगों की हड्डियां तोड़ती है, जान से नहीं मारती। अच्छा, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने का है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पैसे और उस आदमी का हुलिया भेज दो मेरे पास। ठीक है, हाँ मैं समझ गई। यह बोलकर उसने कॉल कट कर किया और वह आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक कहीं से कुछ लोगों ने एकदम से आकर शिवा को चारों तरफ से घेर लिया। शिवा के कदम रुक गए। वह हल्की सी हैरान हुई। उसने देखा कि चारों तरफ कुछ लोगों ने उसे घेर लिया है। उसके हाथों में कुछ हथियार थे, हॉकी बेल्ट वगैरह वगैरह। एक गहरी सांस लेकर शिवा के एक्सप्रेशन थोड़े कड़क हो गए और बोली, मेरे को निपटाने के लिए आए हो? बस 4 लोग? एक आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए तो हम 4 ही काफी हैं। शिवा ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और सबको एक नजर देखते हुए कहा, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर है, एक बार फिर से सोच लो। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी डार्लिंग, तुझे यहीं निपटा कर जाएंगे। तभी शिवा हल्की सी हंसी और बोली, हॉस्पिटल की जरूरत मुझे नहीं, तुम चारों को पड़ने वाली है, वह भी बहुत जल्दी ही। चारों आदमी गुस्से में शिवा के ऊपर टूट पड़े, लेकिन शायद वह लोग नहीं जानते थे कि उनके सामने शिवा खड़ी हुई है। शिवा ने उन चारों को अकेले ही हैंडल कर लिया। उसकी फाइटिंग स्टाइल, उसके कराटे मूव्स, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर चलाने के स्टाइल को देखकर वे सब लोग हैरान रह गए। शिवा इतनी आसानी से एक एक करके पटक कर सबकी बैंड बजा रही थी। उन सबके लिए अपनी जान छुड़वाकर वहां से भागना मुश्किल हो गया था। शिवा ने एक आदमी को गर्दन से पकड़ा और फिर उसे फेंकने ही वाली थी, तभी अचानक उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी चीख निकल पड़ी। वह अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने अपनी पलकों को नीचे करके देखा तो पाया जिस आदमी की उसने गर्दन पकड़ रखी है उसके हाथ में एक खंजर था। उसने शिवा के पेट में घुसा दिया था। शिवा को बहुत तीखा और तेज दर्द हुआ, लेकिन पकड़ ढीली होने की बजाय और भी मजबूत हो गई। दूसरे हाथ से उसने उस आदमी की कलाई को पकड़ा और उसने इतना तेज दबाया कि आदमी की पकड़ खंजर के ऊपर से छूट गई। शिवा ने लात उठाकर उस आदमी को इतना जोर से मारा कि वह उड़ता हुआ दूर जाके गिरे। यह देखकर घबरा कर सब लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग गए। हिम्मत करके शिवा ने खंजर को पकड़कर अपने पेट से बाहर निकाला। एक बार फिर से दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई और वह घुटनों पर गिर गई। उसने तुरंत अपने जख्म को अपनी जैकेट से बांध लिया और वहां से निकल गई। उसे पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, वह भी सुपारी लेकर लोगों के हाथ पैर तोड़ने का काम करती है, तो उसके साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दूसरे लोग उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिलहाल वह सड़क के सुनसान रास्ते पर थी। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर था, पर खैर, ज्यादा ना सोचते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। चलते चलते वह एक गाड़ी के पास आ जाती है। वह उससे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि वह जिस गाड़ी के पास खड़ी है वह गाड़ी का शीशा नीचे करता है। वह तुरंत उसके पास गई, गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला और जैसे तैसे करके अंदर बैठ गई। फोन पर बात करते हुए सिद्धार्थ गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ मैं बस रास्ते में हूँ, निकल चुका हूँ, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, ठीक है, तुम तब तक संभाल लो, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी के पास आकर वह तुरंत गाड़ी में बैठा और दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की अचानक उसकी आंखें फट गई जब किसी ने उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। वह चौंक गया। उसकी गाड़ी में कोई है? सिद्धार्थ ने सीधी शांत आवाज में पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? तभी पीछे से हैरान कर देने वाली आवाज सुनाई दी, क्योंकि वह आवाज एक लड़की की थी। हॉस्पिटल की तरफ चल। सिद्धार्थ ने आईने में देखा कि उस लड़की ने हाथ में छोटा सा खंजर पकड़ रखा था जो उसकी गर्दन पर लगा हुआ था, लेकिन उस लड़की का हाथ खून से सना हुआ था। सिद्धार्थ की आईब्रो सिकुड़ गई।
क्या ये लड़की जख्मी है? सिद्धार्थ ने बात करने की कोशिश की। माय गॉड, यू आर ब्लीडिंग। बहुत चोट लगी है तुम्हें तो। मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, पर तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो? तभी पीछे से शिवा की आवाज फिर से सुनाई दी। ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो खंजर यहीं पर घुसा देगी। कहा ना हॉस्पिटल चल। सिद्धार्थ हल्का सा सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और फिर वह चलने लगता है। धीरे धीरे वह हाथ सिद्धार्थ की गर्दन से अलग हो जाते हैं। सिद्धार्थ को यह तो पता नहीं था कि यह लड़की कौन है, पर जख्मी है, शायद किसी प्रॉब्लम में है। सिद्धार्थ ने आवाज लगाई और कहा, हम बस 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले। लेकिन उसे पीछे से कोई भी जवाब नहीं मिला। वह चुपचाप बैठा रहा और गाड़ी को तेज स्पीड से भगाने लगा। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम पहुंच गए। पर उसे पीछे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। अचानक इतनी शांति से वह थोड़ा सा हैरान होकर बोला, एक्सक्यूज मी। हम हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन फिर भी उसे पीछे से कोई भी आवाज या कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। सिद्धार्थ ने कुछ गड़बड़ लगी। गाड़ी से निकलकर वह पीछे की तरफ गया। पीछे की गाड़ी का दरवाजा उसने केयरफुली खोला और जैसे ही खोला, शिवा जो कि बेहोश हो चुकी थी, एकदम से उसकी बाहों में गिर गई। शिवा अचानक से बेहोश होकर सिद्धार्थ की बाहों में गिर गई। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए एकदम से गिर गई, क्योंकि वो उसका सहारा लेकर ही बैठी हुई थी, जो कि दरवाजा खुलते ही बेहोश होकर सिद्धार्थ की बाहों में गिर चुकी थी। पर वह जमीन पर गिरे इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। वह बहुत ज्यादा हैरान था कि वो लड़की उसकी बाहों में बेहोश थी और उसने देखा कि लड़की के कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। उसने जैकेट को कमर से बांध कर रखा था। काफी खून के दाग लग गए थे। यह लड़की बहुत ज्यादा घायल थी। बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे शिवा को गाड़ी से निकालकर अपनी बाहों में उठा और अस्पताल के अंदर लेकर गया। अंदर आते ही उसने शिवा को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। शिवा पूरी तरीके से बेहोश वहां पर पड़ी थी। सिद्धार्थ ने एक वार्ड बॉय से कहा, डॉक्टर समायरा इस वक्त कहाँ है? वार्ड बॉय ने पेशेंट को देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, इसका तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। मैं अभी उनको बुलाकर लाता हूँ। आप प्लीज तब तक जख्म की जगह पर कुछ दवाई रखना। जख्म की जगह पर अपने हाथ से दबा कर रखना। यह बोलकर वार्ड बॉय भागता हुआ वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी कमर पर बंधे हुए जैकेट को खोल दिया, जेब से रुमाल निकाला और शर्ट को थोड़ा सा ऊपर किया। उसने जैसे ही जख्म देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, पीठ में इतना गहरा जख्म! सिद्धार्थ के तो चेहरे का रंग ही सफेद पड़ गया था। खून इतना ज्यादा बह चुका था कि स्ट्रेचर पर भी खून से बहुत ज्यादा दाग लग गए थे और खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत खून पर रुमाल रखा और उसे बहुत तेज से दबाया ताकि खून बॉडी से बाहर ना निकले। अपने स्टेथोस्कोप को संभालते हुए, सफेद कोट पहने हुए, बालों को पीछे की तरफ करते हुए भागते हुए समायरा वहां पर पहुंचती है। समायरा एक डॉक्टर थी और इसी अस्पताल में सबसे सीनियर डॉक्टर थी। समायरा ने जब सिद्धार्थ को देखा तो वह हैरान होकर बोली, सिड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने समायरा की तरफ देखा और कहा, आंटी, ये लड़की जख्मी है, इसे आपकी अटेंशन की जरूरत है। समायरा ने शिवा की तरफ देखा। उसने जख्म को चेक किया तो वह हैरान रह गई। ओह माय गॉड, लगता है किसी नुकीली चीज को पेट में घुसाया गया है, शायद कोई खंजर या चाकू वगैरह। इसे लेकर चलो जल्दी। वार्ड बॉय समायरा के पीछे से सामने आए और स्ट्रेचर को लेकर जाने लगे। तभी अचानक शिवा के हाथ में लिपटी हुई रुद्राक्ष की माला एकदम से सिद्धार्थ की घड़ी में उलझ गई। सिद्धार्थ ने तुरंत स्ट्रेचर को रोका, क्योंकि अगर वह लेकर चले जाते तो शायद माला टूट जाती। समायरा ने कहा, मैं करती हूँ। उसने घड़ी से माला को किसी तरह से निकाला और फिर शिवा को वहां से लेकर चली। समायरा सिद्धार्थ की तरफ देखती, जो काफी टेंशन में शिवा की तरफ देख रहा था, जिसे लेकर जाया जा रहा था। उसका हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था और हाथ में काफी खून लगा था। समायरा सिद्धार्थ से बोली, ये लड़की कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाया। उसने समायरा की तरफ देखा और कहा, किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा था, पता नहीं कहाँ से गाड़ी में आकर बैठ गई, फिर गाड़ी में आके बैठ गई और फिर हॉस्पिटल आने के लिए बोल रही थी, तो मैं इसे यहाँ पर ले आया, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही ये बेहोश हो गई। ये ठीक तो हो जाएगी ना? समायरा ने जवाब दिया, हाँ, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सर हिलाया और समायरा तुरंत शिवा के पीछे चली जाती है। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर खड़ा रहा, सोचने लगा, अजीब लड़की थी, गर्दन पर ही चाकू रख दिया, लेकिन इसे किसने मारा होगा? फिर गहरी सांस लेकर वह वापस अपने कदम बाहर की तरफ ले गया। खैर, मुझे क्या, मैं तो उसे जानता तक नहीं। काम के लिए निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। घड़ी में टाइम देखते हुए आगे बढ़ा, गाड़ी में बैठा
और वहाँ से निकल गया। क्लब में बहुत ज़ोर-शोर से डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, शराब पी रहे थे। बहुत खूबसूरत लड़कियाँ बड़े-बड़े लोगों को शराब सर्व कर रही थी और कुछ तो उन्हें एंटरटेनमेंट भी कर रही थी। लेकिन इन सबसे अलग एक टेबल पर बैठा हुआ आरुष चुपचाप अपने शराब के ग्लास को एन्जॉय कर रहा था। तभी अधीर वहाँ पर आकर बैठ गया। सॉरी यार, थोड़ा-सा लेट हो गया। आरुष ने अपनी आँखें रोल की और कहा, तुम कभी टाइम पर भी आए हो? अधीर के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, हल्के से कोल्ड, बिल्कुल जैसे गौतम के रहते हैं। वैसे उसने कहा, तो कुछ मंगाया जाए? फिर उसने खुद के लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की। थोड़ी देर में ड्रिंक्स आ जाती। आरुष को देखकर अधीर ने कहा, आज जितना अकेला-अकेला कैसे बैठा है? वैसे तो तू कभी अकेला नहीं रहता, यहाँ पर आने के बाद तो तू बिल्कुल भी अकेला नहीं रहता, किसी न किसी को अपने लिए ढूँढ ही लेता है। आरुष अपनी आँखें रोल करता है और चुपचाप बैठकर ड्रिंक करता है। तभी अधीर देखता है कि उसके फ़ोन पर कॉल आ रहा है। अधीर कॉल उठाता है क्योंकि गौतम का कॉल था। कॉल रिसीव करने के बाद उसे दूसरी तरफ से गौतम की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, अधीर, वेयर आर यू? अधीर ने जवाब दिया, क्लब में हूँ डैड, विद आरुष। एनी प्रॉब्लम? गौतम ने जवाब दिया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही ठीक है। अगर तुम उसके साथ हो तो उसका अच्छे से ख्याल रखना और कल एक बार घर आ जाना। होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, टेक केयर। अधीर हल्का सा तिरछा सा मुस्कुराकर बोला, होम मिनिस्टर से बोला आई लव यू, आ जाऊंगा। यहाँ होम मिनिस्टर का मतलब नम्रता से था। गुड नाइट। यह बोलकर गौतम कॉल कट कर देता है। एक गहरी सांस लेकर मोबाइल फोन को वापस रखते हुए अधीर ने कहा, डैड को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, मुझसे भी ज्यादा। वह मुझसे ज्यादा तो तुमसे ही प्यार करते हैं। आरुष ने शराब के गिलास की एक घूंट लेते हुए कहा, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन वह तुमसे कम प्यार करते हैं। ये बकवास बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। वह बस डैड से बहुत प्यार करते हैं, उनसे जुड़ी हर एक चीज को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों कहीं देर वहां पर बैठकर बातें करते हैं, शराब पीते, एंजॉय करते हैं। आरुष देखता है कि एक लड़की डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। आरुष को देखकर उस लड़की की आंखें जैसे चमक जाती। काफी खूबसूरत लड़की थी। वह चलते हुए अपनी कैटवॉक के साथ अपने कदमों को बढ़ाते हुए आरुष के पास आकर बोली, हेलो हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? आरुष को कोई ऐतराज नहीं था। इनफैक्ट उसे तो ऐसी खूबसूरत तितलियां बहुत ज्यादा पसंद थी। शराब के गिलास को खाली करते हुए वहां पर खड़ा हुआ और उस लड़की की कमर पकड़कर बोला, टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा।